आज से हमारा 1 वीक का एक कोर्स जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं और उस कोर्स में हम स्टडी करेंगे पूरा स्टीरियो केमिस्ट्री को। तो स्टीरियो केमिस्ट्री के हमारे जितने भी पार्ट्स हैं या जितने भी सेक्शंस हैं, अलग अलग टाइप की आइसोमेरिज्म जो है उन सबको स्टडी करेंगे, जैसा कि आपने ब्रोशर में भी देखा होगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि स्टीरियो केमिस्ट्री होती क्या है। कोई बता सकता है स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है? नहीं? अरे एग्जाम होने वाले हैं। शिवालिका, एग्जाम होने वाले हैं, बताओ। सर स्टीरियो केमिस्ट्री, इस पर हम बात करते हैं। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है सबको? स्क्रीन देख पा रहे हो आप लोग? ओके। सो स्टीरियो केमिस्ट्री की बात हम करते हैं। तो स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है? जितने भी हमारे कंपाउंड्स हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, उनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? और वो स्ट्रक्चर इस स्पेस में 3 डायमेंशनली किस तरीके से अरेंज रहता है, और जितने भी एटम्स हैं या ग्रुप्स हैं, उसको हम स्टडी करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में। तो चाहे वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या केमिकल प्रॉपर्टीज हो, रिएक्शंस हो, वो सारी की सारी हम स्टीरियो केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री का अगर हम बड़े उससे देखें, अगर क्लासिफिकेशन एक करें, तो अलग अलग टाइप का क्लासिफिकेशन हम स्टीरियो केमिस्ट्री में कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहां बात करें स्टीरियो केमिस्ट्री की, तो अगर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर किसी कंपाउंड, किन्हीं 2 कंपाउंड्स का अगर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स, ठीक है? और अगर वो फार्मूला सेम नहीं होता है या उसकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम नहीं होता है, तो वो आइसोमर नहीं होते। ये सब हमको मालूम है। इसी तरह से अगर हम देखें कि ये जो आइसोमर्स हैं, इसमें सेम कनेक्टिविटी अगर होती है तो वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, और अगर सेम कनेक्टिविटी नहीं होती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स होते हैं। अब ये सारी की सारी चीजें हो सकते हैं कि आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रही, और धीरे धीरे जब हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इससे पहले मैं आपको और कुछ बताऊं, सबसे पहले हम कुछ इसकी टर्म्स पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स ऐसी हैं जो इस स्टीरियो केमिस्ट्री में हमें आनी चाहिए या आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली है बात समावयवता या आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म होता है कि कोई भी 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन उनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज डिफरेंट हो, और स्ट्रक्चर की वजह से ही उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो भी क्या होंगी? डिफरेंट डिफरेंट होंगी। तो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज तो सेम होंगे, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। उस टर्म को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है? तो अगर यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के चलें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, तो उसके लिए हम एक बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहां बात करें, एक सेकंड, अगर हम यहां बात करें, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में है C4H10। C4H10 में अगर हम देखें तो कार्बन जो है हमारे पास में 4 कार्बन है, तो CH3, CH2, CH2 और CH3। ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किसका है? C4H10 का। कि कार्बन हमारे पास में यहाँ पे 4 हैं, 1, 2, 3 और 4, ठीक है? यहाँ पर अगर आप इसको नंबरिंग देना चाहें तो इस तरह से
आप नंबरिंग दे सकते हैं कि 4 आपके पास में कार्बन है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन देखिए 3 हाइड्रोजन इसके पास में, 2 हाइड्रोजन इसके पास में, 5 और 2 7 और 3 10, तो टोटल 10 हाइड्रोजन हमारे पास हो गए। तो एक स्ट्रक्चर तो हमारा ये हो सकता है कि कार्बन जो है एक स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट हो। दूसरी अगर हम बात करें इसी उसकी कि अगर हमारे पास में 4 की जगह अगर हम यहाँ पर बात करें 3 कार्बन एटम्स की चेन की और एक यहाँ पर हम ब्रांच लगा दें, तो ये CH3 यहाँ पर अटैच हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है इसमें भी कार्बन जो है वो 4 ही है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो 3 हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, 3 और 3 9 और 1 10। तो C4H10 जो है, जो हमारे पास में ये जो C4H10 है, वही ये तीनों दोनों के दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं वो C4H10 के ही स्ट्रक्चर्स हैं। तो इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो गया और इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। ठीक है, सो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर डिफरेंट होता है तो उसको हम बात करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और ऐसे 2 या 2 से अधिक जो कंपाउंड है जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चरल कंपाउंड फॉर्मूलाज डिफरेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, अभी स्क्रीन चेंज होगी, वो दिख रही है? ओके, अभी हम बात करते हैं, जैसे ये एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स की। तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स वो होते हैं जिसमें सेम कनेक्टिविटी हो या डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो स्पेस में। अब डिफरेंट अरेंजमेंट हो और सेम कनेक्टिविटी हो तो उसको किस तरीके से हम देखेंगे? तो यहां अगर हम बात करें कि ये किस तरीके से होगा, तो इसको हम देखते हैं। यहां इस पर अगर हम बात करें स्टीरियो आइसोमर्स की, तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या थे? जिसमें सेम कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, तो सेम कनेक्टिविटी जैसे कि अगर हम यहाँ पर मान लीजिए कि एक ये कार्बन है और इससे हमने ये 4 ग्रुप्स जुड़े हुए हैं और एक ग्रुप हमारे पास में है ये ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। तो आपको पता है कि अगर कोई कार्बन ऐसा हो जिसके अंदर सभी के सभी चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप या एटम से जुड़ी हुई होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। क्या बोलते हैं? किरैलिटी आप जानती हैं? किरैलिटी में कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग एटम्स और ग्रुप से जुड़ी हुई होती हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि चारों के चारों क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। एक ए है, बी है, सी है और डी है। तो जो किरैल कार्बन होता है उसको हम यहाँ इस तरह से एस्ट्रिक बना करके या स्टार बना करके बताते हैं। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अगर हम बात करें तो यही स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये आपका ए, ये आपका बी, ये डी और ये सी। अब आप देखो, इसमें आप देखोगे कि कनेक्टिविटी सेम है। कार्बन जो है इन्हीं 4 एलिमेंट्स या सॉरी एटम्स और ग्रुप से जुड़ा हुआ है, लेकिन इनकी अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट हो गई। स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट हो गई कि जहां पर ए और बी को अगर हम देखें, ये यहाँ पर जो ए और बी है ये दोनों में सेम है, लेकिन सी और डी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कि यहाँ पर अगर आप मिरर रख दो इस तरीके से, तो ये जो स्ट्रक्चर है 1 और ये जो स्ट्रक्चर है 2, ये दोनों एक दूसरे की क्या हो जाएंगी? मिरर इमेजेस हो जाएंगी। कि अगर हम इस हाथ को इस तरीके से देखें शीशे में तो इस तरह से दिखाई देता है। तो अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखें तो दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेजेस है। ठीक है, तो ये है स्टीरियो आइसोमर्स जिसमें सेम कनेक्टिविटी होती है लेकिन अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, इस तरह से एक और टर्म हम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं एनाइंशोमर्स। क्या कहते हैं? एनाइंशोमर्स। अब एनाइंशोमर्स क्या होते हैं? एनाइंशोमर्स वो होते हैं जो ऐसे 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड स्ट्रक्चर्स या किसी कंपाउंड के जो मिरर इमेजेस तो हो लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं हो या उनको एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता हो।
तो आप जानते हो कि मिरर इमेजेस क्या होते हैं? जैसे कि अगर मान लो कि मेरे पास में ये अगर मेरा हैंड है, ये सबको दिखाई दे रहा है? ओके, ये मेरा लेफ्ट हैंड, अगर मैं इसको शीशे में देखूंगा तो इस तरीके से दिखाई देगा, लेकिन ये एक दूसरे मिरर इमेज। आवाज तो आने रही सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ये आ रही है? यस सर अब आ रही है। आ रही है? ठीक है, ओके। मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूं स्क्रीन। अभी दिखाई दे रही है? यस सर। ओके, सो हम बात कर रहे थे एनाइंशोमर्स की। तो एनाइंशोमर्स क्या थे कि अगर ये मेरा लेफ्ट हैंड, राइट हैंड को अगर मैं देख, इसको लेफ्ट हैंड को अगर मैं शीशे में देखूं तो ये राइट हैंड की जैसा दिखाई देता है, ठीक है? तो ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस तो है कि ये वाला हाथ जो है वो इस हाथ का मिरर इमेज है, और ये वाला हाथ जो है लेफ्ट हैंड जो है वो राइट हैंड का, राइट हैंड जो है वो लेफ्ट हैंड का मिरर इमेज है। बट हम उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। अगर मैं उंगलियों के ऊपर उंगलियां और अंगूठे के अंगूठा रखूं तो वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही इन दो कंपाउंड्स में अगर हम देखें तो ये चाहे कंपाउंड ये हो, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस तो हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर हम इनको सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। तो ऐसे दो आइसोमर्स
जिन जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं लेकिन उनको सुपर इम्पोज या अध्यारोपित नहीं किया जा सकता, उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एनाइंशियोमर्स बोलते हैं। ये एनाइंशियोमर्स वो होते हैं, ठीक है। एक होते हैं आपके डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? डायस्टीरियोमर्स वो होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते, ठीक है, जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते। एनाइंशियोमर्स वो होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, और डायस्टीरियोमर्स वो होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते, ठीक है। तो वो डिफरेंट कंपाउंड्स जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी और एक दूसरे के मिरर इमेजेस वो नहीं होंगे, और एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं होंगे तो उनको हम डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं। इनको विद एग्जांपल हम बाद में समझेंगे, अभी सिर्फ हम उन टर्म्स की बात कर रहे हैं जो टर्म्स हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। एक और टर्म हम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं असिमेट्रिक सेंटर। असिमेट्रिक सेंटर मतलब असममित केंद्र। असममित केंद्र, जैसे अभी मैंने यहां पर बताया आपको कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर चारों के चारों ग्रुप जो हैं वो क्या है? डिफरेंट हैं। और डिफरेंट ग्रुप वाला जो सेंटर है या केंद्र है उसको हम बोलते हैं असममित केंद्र। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कार्बन है ये क्या हो जाएगा? असिमेट्रिक सेंटर, ठीक है। अगर हम यहां अगर बात करते हैं कि ये एक कार्बन है और ये ए बी और सी, तो आप यहां देखोगे कि ये दो जो ग्रुप हैं वो सेम हो गए, इधर भी ए है और इधर भी ए है। और जब ये दो ग्रुप सेम हैं तो ये एक दूसरे, ये क्या होंगे? ये असिमेट्रिक कार्बन या असिमेट्रिक जो सेंटर है वो नहीं रखेंगे, ठीक है। सो ये असिमेट्रिक सेंटर हम एक टर्म पढ़ते हैं। एक होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब प्रकाश सक्रियता। अब इसके नाम से कैसे पता चल रहा है प्रकाश सक्रिय? मतलब प्रकाश के प्रति उसका जो व्यवहार है वो क्या रहे? सक्रिय रहे। और सक्रियता कैसे पता चलती है? कि देखो जितने भी कंपाउंड्स हैं लाइट के प्रति अपना कुछ ना कुछ बिहेवियर शो करते हैं। तो उस बिहेवियर को शो करने के लिए या समझने के लिए हम क्या करते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट लेते हैं और वो कंपाउंड के ऊपर पास करते हैं। जब कंपाउंड के ऊपर उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया जाता है तो उस कंपाउंड की जैसी नेचर होती है, वो कंपाउंड उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर या बाईं ओर घुमा देता है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा कंपाउंड हो जो उस समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर या दाईं ओर घुमा दे, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं कि वो कंपाउंड कैसा है? प्रकाश सक्रिय कंपाउंड है, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव। एक होते हैं कायरल कंपाउंड्स। अब कायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं? कायरल कंपाउंड उन्हीं को बोलते हैं जिसके अंदर असिमेट्रिक सेंटर हो, जो मैंने अभी यहां पर बात करी ना असिमेट्रिक सेंटर की। ये असिमेट्रिक सेंटर जिसमें होगा वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, और जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा वो कायरल कंपाउंड होगा। मतलब कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को बाईं ओर या दाईं ओर किसी न किसी डायरेक्शन। एक टर्म हम पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं अकायरल कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कायरलिटी ना हो। कायरलिटी नहीं हो तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि यहां पर जो कार्बन है उसके पास में दो जो ग्रुप है ए और बी, ये क्या है? तो अगर दो ग्रुप हमारे पास में यहां पर सेम है तो ये कैसा कंपाउंड है? अकायरल कंपाउंड। ये कैसा कंपाउंड है? अकायरल कंपाउंड, ठीक है। तो ये जो अकायरल कंपाउंड है वो होते हैं जिसके अंदर कायरलिटी नहीं होती और लाइट के प्रति उनका व्यवहार सक्रिय नहीं होता। एक टर्म हम काम में लेते हैं जिसको हम बोलते हैं पोलैरिमीटर। पोलैरिमीटर क्या होता है? पोलैरिमीटर वो डिवाइस होता है, वो यंत्र होता है जिससे हम ऑप्टिकल रोटेशन को स्टडी करते हैं। जो कायरल कंपाउंड्स होते हैं ना कि वो लाइट को दाईं तरफ या बाईं तरफ घुमाएगा या नहीं घुमाएगा, तो वो कैसे पता चलेगा? वो पता करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस होता है उसे हम बोलते हैं पोलैरिमीटर।
ठीक है। सो वो आपका पोलैरिमीटर होता है, जिस पोलैरिमीटर से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड लाइट को कितना डिग्री लेफ्ट साइड में या राइट साइड में रोटेट कर रहा है। ठीक है। सो तो ये सारी की सारी कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो अभी आपको तुरंत काम आएंगी, इसलिए मैंने आपको उन सारी टर्म्स को बताया। एक बार मैं आपको दोबारा बता दूं, आइसोमेरिज्म, जिसमें हम देखते हैं कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाती हैं। स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स वो होते हैं जिसमें सेम कनेक्टिविटी होती है लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। एनाइंशियोमर्स, एनाइंशियोमर्स वो होते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं और लाइट को लेफ्ट साइड में या राइट साइड में रोटेट कर देते हैं। डायस्टेरियोमर्स वो होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते। असिमेट्रिक सेंटर वो होता है जिसमें कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप्स या एटम्स से घिरा हुआ होता है, और अगर ऐसा कोई है तो उसे हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करेगा, रोटेट करेगा। और ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, कायरल कंपाउंड बोलेंगे। अगर वो लाइट के प्रति व्यवहार नहीं रखता है और उसमें चारों ग्रुप समान अगर हैं या एक भी ग्रुप समान है तो वो होगा अकायरल। और इन सबको पता करने के लिए, जांचने के लिए, मेजर करने के लिए हम यहाँ पर एक पोलैरिमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सो ये बेसिक कुछ टर्म्स ही। आज जो हम बात करने वाले हैं बेसिकली, वो बात करने वाले हैं इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म की। क्योंकि आइसोमेरिज्म जो है उसको अगर हम देखें तो मोटे मोटे रूप से हमने दो भागों में यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। एक जो पार्ट है वो है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म और दूसरा पार्ट है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जो स्टीरियो आइसोमर्स है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में डिवाइड होती है, जिसको हम बाद में स्टडी करेंगे। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो 6 टाइप की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है, जैसे रिंग चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। तो ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इनको हम यहाँ पर एक एक करके स्टडी करेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को अगर हम देखें कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है तो उस पर हम बात करें तो ये ऐसा एक आइसोमेरिज्म है जिसमें एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो स्पेस में डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है ना। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा लेकिन स्ट्रक्चर या जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी उसकी जो बनावट है उसमें जो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं वो अलग अलग जगह पर जुड़े हुए मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर यहाँ पर 4 कार्बन प्रेजेंट थे तो वो ऐसे भी जुड़ सकते हैं और वो इस तरीके से भी जुड़ सकते हैं, बताया था ना। तो ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म थी। अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म को अगर हम बात करें कि ये कितने टाइप की होती है तो सबसे पहले यहाँ पे 6 टाइप की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। एक एक करके हम स्टडी करते हैं, देखते हैं कि वो आइसोमेरिज्म किस तरीके से काम करती है। तो पहले हम बात करेंगे चेन न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। चेन न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म क्या होता है? जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन जो कार्बन चेन है वो डिफरेंट डिफरेंट हो तो उसे हम चेन या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे अगर ये ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन में अगर आप देखोगे कि 4 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमने यहां पर अभी बताया था कि ये ब्यूटेन, इसमें 4 कार्बन जो है वो एक स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं। ये आप देख रहे हो स्ट्रेट चेन इसमें जुड़े हुए हैं, है ना। मैं इसको जरा डिलीट कर देते हैं फिर दोबारा से हम बात करते हैं। तो ब्यूटेन जो होता है वो होता है आपका C4H10, ठीक है, C4H10। अब यहां पर ये स्ट्रेट चेन 4 कार्बन एक सीरीज में यहां पर जुड़े होंगे। यहां पर आप हाइड्रोजन लगा दो, CH3, CH2, CH2 और
CH3। ठीक है, एक चेन में कितने कार्बन हैं? एक चेन में कितने कार्बन? 4 कार्बन हैं। इसी तरह से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक चेन में 3 कार्बन यहां पर प्रेजेंट हो, तो ये क्या है, जिसमें चेन डिफरेंट डिफरेंट होती है। यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है और यहाँ पर 3 कार्बन की चेन है और एक ब्रांच है। ठीक है, सो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कि वो क्या शो करेंगे? चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ये स्ट्रेट चेन और ये मिथाइल प्रोपाइल जो है उसमें एक जो CH3 है वो हमने यहाँ पे ब्रांच की फॉर्म में लगा दिया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर दूसरे किसी आइसोमर की बात करें, जैसे कि C5H12 की अगर हम बात करें, तो C5H12 जो है वो किस तरीके से शो होता है? C5H12। अब C5H12 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3। 5 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन है इसमें। ठीक है ना? अब ये 5 कार्बन की चेन है। अब हम एक बनाते हैं जिसमें 4 कार्बन आपके प्रेजेंट होंगे, जैसे कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन और एक हमने यहाँ पर ब्रांच लगा दिया। तो ये कितने कार्बन की चेन हो गई? ये 4 कार्बन की चेन है, 1, 2, 3 और 4। अगर हम इसको यहाँ पर देखें कि ये 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन। यहाँ पर हम बात करें तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। इसी तरह से हम यहाँ पर एक और कंपाउंड बना सकते हैं जिसमें सिर्फ 3 कार्बन हो। यहाँ एक हाइड्रोजन हमारा ज्यादा बन गया, इसको हम यहाँ पर डिलीट करते हैं। तो एक कार्बन इससे जुड़ा और एक कार्बन इससे जुड़ा। इसमें देखो कार्बन कितने हैं? कार्बन की अगर हम बात करें तो वही 1, 2, 3 कार्बन की चेन है और एक कार्बन हमारे पास यहाँ पर है और एक कार्बन हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, सो ये चारों के चारों कंपाउंड जिसमें 5 कार्बन की चेन है, एक में 4 कार्बन की चेन है और एक में 3 कार्बन की चेन है, ये सभी कंपाउंड्स क्या है? चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं? ओके, तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा कि C5H12 था, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट था। एक में 5 कार्बन की चेन थी, एक में 4 कार्बन की चेन थी, एक में 3 कार्बन की चेन थी, बट सबका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल के आ रहा था वो क्या आ रहा था? C5H12 निकल के आ रहा था। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बता सकते हो कि ये कंपाउंड जो है वो चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। सभी लोगों को चेन आइसोमेरिज्म समझ में आई? ओके, नाउ अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप की आइसोमेरिज्म की, जिसे हम बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है? इसमें भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट जो जब हम इसकी स्ट्रक्चर लिखते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर है वो एक तो ऐसे आइसोमर्स होंगे जो ओपन चेन होंगे और एक ऐसे आइसोमर्स होंगे जो क्लोज्ड चेन कार्बन का जो कंपाउंड है उसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसको अगर हम बात करें तो जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये यहाँ काम करता है। सो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे C3H6 की। अब C3H6 की अगर हम बात करें तो कार्बन यहाँ पर है 3, तो हम यहाँ पर 3 कार्बन जोड़ देते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हाइड्रोजन हैं, तो 6 हाइड्रोजन हम यहाँ पर जोड़ेंगे। तो 6 हाइड्रोजन किस तरीके से जुड़ेंगे? इसके 6 हाइड्रोजन आप जोड़ोगे। अब आप देखो कि C3H8 का मतलब हो गया CnH2n। ये क्या है? CnH2n का फॉर्मूले को वो कर रहा है कि n जो है वो यहाँ पर है 3 और अगर यहाँ n की वैल्यू 3 है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स टू 6। तो ये जो है ये कौन शो करते हैं? ये शो करते हैं, कौन करते हैं? ये करते हैं आपके एल्कीन्स।
कौन शो करता है? एल्कीन। तो एल्कीन अगर आप यहाँ पे बनाते हो तो यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ये आपका CH2 हो जाएगा, ये आपका CH हो जाएगा और ये आपका CH3। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका C3H8 हो गया। अब ये जो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये C3H8 है और ये कैसा कंपाउंड है? स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। आप देखोगे सीधी श्रृंखला में ये कंपाउंड है, ठीक है। और अब इस कंपाउंड को हम दूसरी तरह से ऐसे बना सकते हैं, जो इसका दूसरा आइसोमर होगा। अब इसमें देखो 3 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और 2 और 2, 6। तो ये जो कंपाउंड है ये भी आपका C3H8 है, S6 है, और ये जो कंपाउंड है आपका ये भी C3H6 है। इसको हम अगर हम बात करें, इसको अगर हम नाम दें तो इसका क्या नाम है? प्रोपीन। ये क्या है? ये है साइक्लिक कंपाउंड है और इसमें डबल बॉन्ड नहीं है कोई भी, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्योंकि साइक्लिक है इसलिए साइक्लो, और 3 कार्बन का है इसलिए प्रोपेन। तो ये आपका हो जाएगा प्रोपीन, प्रोपेन नहीं प्रोपीन, और ये हो जाएगा आपका साइक्लो प्रोपेन। अब इसमें ये है क्या? C3H8 C3H6, ये भी C3H6 है, ये भी C3। ये जो कंपाउंड है ये है आपका स्ट्रेट चेन ओपन चेन, जिसको हम बोलेंगे ओपन चेन। और ये है जो कंपाउंड आपको साइक्लोप्रोपेन है, ये कैसा है? क्लोज्ड चेन है, मतलब इसमें जो रिंग बनी हुई है, ठीक है ना। तो ऐसे कंपाउंड्स को जिसमें रिंग और चेन भी हो उसे हम बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर्स। आगे समझ में? ओके। अब एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो C4H8 का एग्जांपल हम ले सकते हैं। अब हमें मालूम है कि C4H8 एक एल्कीन है, 4 कार्बन की है, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि भाई ये CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूटीन बन गई। और ये 4 जो कार्बन है वो अगर साइक्लिक फॉर्म में जुड़े होंगे तो इस तरीके से साइक्लिक फॉर्म में जुड़ जाएंगे, और या फिर ये 3 कार्बन की चेन होगी और यहाँ पर एक CH3 जोड़ सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो इसको अगर मैं समझाऊं आपको C4H8 को, तो C4H8 को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। C4H8, तो एक कंपाउंड तो हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH, C4H8 है, C4H8 है या नहीं है? इसको हम बोलेंगे ब्यूटीन या ब्यूपनीन। दूसरा कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा कि ये CH2, ये CH2, ये CH2 और ये CH2, ये। तो ये एक साइक्लिक, हमारी 4 कार्बन की एक साइक्लिक रिंग बन गई, और इसमें भी C4H8 है और इसका नाम हमारा हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको और अलग तरीके से बना सकते हैं कि ये आपका एक कार्बन, ये आपका एक कार्बन, ये आपका एक कार्बन, और यहाँ पे आप लगाओ CH2, यहाँ पे आप लगाओ CH2, और ये आपका एक हमने सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया और ये एक लगा दिया। तो इसमें देखोगे आप कितने कार्बन हैं? एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन। तो 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन देखेंगे तो 3 और एक 4, 5, 6 और 7, 8। तो ये कुल मिलाकर के हमारे पास में 3 ऐसे कंपाउंड्स हैं जो C4H8 मॉलिक्यूलर फार्मूला रखते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है इनके? सबके डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है ये आपके रिंग चेन आइसोमेर्स होते हैं, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे हम बोलते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अब देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है पोजिशनल। पोजीशन का मतलब है कि किस पर्टिकुलर पोजीशन पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या रहेगा? डिफरेंस रहेगा, और वो जो डिफरेंस पोजीशन में रहेगा उसको हम पोजिशनल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट कार्बन का जो स्केलेटन है, स्केलेटन समझते हो? जैसे हमारा भी स्केलेटन होता है, कंकाल होता है या नहीं? वो
कंकाल जो है वो, या जो स्केलेटन है वो सेम रहता है, फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम रहते हैं, लेकिन उनकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट रहती है। कोई सवाल पूछना चाह रहा है? कौन है सवाल पूछने वाला? किसी को सवाल पूछना है? ओह, वो एक बच्चा पूछ रहा है कि सर टेस्ट नहीं लोगे क्या? बेटा टेस्ट जो है वो आपका, ये जब हम पढ़ा देंगे पूरे हफ्ते भर तक, जब आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद मंडे को टेस्ट है, उस शेड्यूल में भी दिया हुआ है 8 तारीख का आपका टेस्ट रहेगा, और जो भी मैं पढ़ाऊंगा, जो भी मटेरियल आपको दूंगा उसमें से वो टेस्ट जो है वो आपका आएगा। ठीक बात? ओके सर। हाँ, अभी हम बात करेंगे पोजिशनल आइसोमेरिज्म की। तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म में जो आइसोमर्स होते हैं वो होते हैं जिसमें सेम कार्बन का स्केलेटन होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप होंगे, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है उनकी पोजीशन डिफरेंट होगी। अब वो ग्रुप कोई सा भी हो सकता है, वो जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि वो ग्रुप आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकता है, या कोई भी और ग्रुप जो है वो हो सकते हैं, या फिर डबल बॉन्ड और जो ट्रिपल बॉन्ड्स हैं उनकी पोजीशन भी अगर डिफरेंट है तो वो भी पोजिशनल आइसोमेरिज्म में आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि डबल बॉन्ड किस तरीके से अपनी पोजीशन चेंज करके पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो उसका एग्जांपल हम यहाँ पर लेकर के देखते हैं कि वो किस तरीके से काम करता है, उसका एग्जांपल। ठीक है, हम यहाँ बात करेंगे किसकी, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे पेंटीन की। किसकी बात करेंगे? पेंटीन। अब पेंटीन को अगर हम देखें तो वो क्या होता है, वो होता है आपका C5, क्योंकि पेंटीन है, और H कितने? 10। एल्कीन है ना, तो एल्कीन फॉलो करता है CnH2n को। तो कार्बन अगर 5 हैं तो हाइड्रोजन क्या होंगे, वो उसके डबल होंगे, 2n, है ना। तो C5H10, तो C5H10 में अगर हम देखें और पोजिशनल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ एक हमारे पास में तो कार्बन चेन होगी CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3, सॉरी CH2, तो CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है आपका C5H10। अब पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो डबल बॉन्ड है, अब हम इसकी नंबरिंग अगर हम करें तो नंबरिंग है हमारी 1 2 3 4 और 5। तो यहां आप देखोगे कि 1 और 2 जो कार्बन है इसके बीच में डबल बॉन्ड है। ये जो डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है ये किस किस के बीच में है? ये कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में दिखाई दे रहा है। अब इसी को अगर हम ऐसे लिखें कि ये आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब इसमें भी देखो कार्बन तो है 5, अब इसको यहां से गिन लो 1 2 3 4 और 5, और हाइड्रोजन भी 10 है, देखो ये 3 और 2 5 6 7 और 3 10। और यहां अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड है सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में, ठीक है ना। ये आपका डबल बॉन्ड है सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ये जो पेंटीन है, ये जो C5H10 पेंटीन है, ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है जिसमें डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में भी है और सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में भी है, ठीक है। तो ये आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो ये तो हुआ आपका डबल बॉन्ड का। ऐसे आप ट्रिपल बॉन्ड का कोई एग्जांपल ले सकते हो जिसमें आप देख सकते हो कि पोजीशन किस तरीके से डिफरेंट है, ठीक है। दूसरा, अगर आप और एग्जांपल लेना चाहो तो आप किसी फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड का भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि अगर बेटे पीछे से आवाज जिसकी यहाँ भी आ रही है वो अपना साउंड जो है वो प्लीज म्यूट रखो, ठीक है ना, तो सभी को सुनाई तब भी देगा और डिस्टरबेंस भी नहीं रहेगी। तो अगर हम एक और पोजिशनल आइसोमेरिज्म की बात करें तो जैसे कि मान लो कि हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेंगे हम C4H9
Cl, ठीक है ना। अब C4H9Cl जो है वो किस तरीके से काम करेगा, तो आप देखो CH3 CH2 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 और Cl। अब आप देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, कार्बन है आपके 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 6 7 8 9, ठीक है, और एक क्लोरीन। तो ये आप देखोगे क्लोरीन जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर है, फर्स्ट कार्बन पर ये क्लोरीन है, ठीक है ना। अब दूसरा एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लिखें, इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे, जब हमने यहाँ पर पोजीशन रखी थी इस समय फर्स्ट, और अब हम इसकी पोजीशन रख देंगे सेकंड। तो ये हमारा 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन हो गई, ये पहली पोजीशन पे क्लोरीन, लेकिन यहाँ पोजीशन कौन सी है, 2 है ना। तो ये जब फर्स्ट पोजीशन पे था, ये 2 पोजीशन पे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि C4H9Cl जो है वो पोजिशनल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है, और क्लोरीन जो है वो पहले फर्स्ट पोजीशन पे था, अब सेकंड पोजीशन पर। तो ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म आपके यहाँ पर शो करता है ये कंपाउंड। तो ऐसे अब इसमें देखो आप, स्केलेटन सेम है, स्केलेटन का मतलब वही 4 कार्बन की चेन यहाँ पर है, वही 4 कार्बन की चेन यहाँ पर है, स्केलेटन सेम हो गया। दूसरा क्या था हमारा, सेम फंक्शनल ग्रुप रहते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप भी देखो सेम है, हमारा फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे भी क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे भी क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। बट उनका जो पोजीशन है सब्स्टिट्यूएंट की और बॉन्ड की, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, उनकी पोजीशन क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, तो वो पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो जाते हैं। सभी को समझ में आ गया? आगे सबको समझ, आगे चले? ओके चलो, अब हम ओके 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 आगे चलते हैं। अभी एक और आइसोमेरिज्म हमारी रहती है जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अभी फंक्शनल आइसोमेरिज्म की हम बात करें कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो देखो फंक्शनल आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म है, इसके जैसे नाम से ही पता चल रहा है, क्रियात्मक समावयवता, है ना। क्रियात्मक समूह समावयवता मतलब कि ऐसा कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास में होगा जिसमें 2 या 2 से अधिक कंपाउंड मॉलिक्यूलरली तो सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो उनका सेम रहेगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट को शो करेगा। तो फंक्शनल ग्रुप अगर वो डिफरेंट शो करता है तो वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स में से एक एग्जांपल हम चूज करते हैं किसी अल्कोहल का, क्योंकि अल्कोहल जो है वो ईथर के साथ, किसके साथ, ईथर्स के साथ क्या दिखाता है, ईथर्स के साथ दिखाता है आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो हम यहाँ पर किसी एक अल्कोहल की बात करते हैं, और अल्कोहल अगर हम यहाँ पर लेकर के देखें तो यहाँ हम बात करते हैं किसी अल्कोहल की। अब जैसे अल्कोहल आप लेते हो, जैसे कि अल्कोहल होते हैं आपके, अल्कोहल है जैसे आपका C4H10O, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल जो होते हैं वो हम यहाँ पर हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला ले लिया। अब इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि अल्कोहल किस तरीके से लिखा जाएगा। तो अल्कोहल को हम देखेंगे कि भाई ये CH3 CH2 CH2 CH2, तो ये देखो 4 कार्बन तो हमारे पास हो ही गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए हमारे पास में 3 2 5 2 7 और 2 9, ठीक है, और टोटल 10 है हमारे पास। तो एक हम यहाँ पर, ये हमारा OH अल्कोहल हाइड्रोक्सिल, ऐसा ग्रुप जिसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। तो ये हमारा C4H10O एक अल्कोहल प्रेजेंट मतलब है, ठीक है। अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म की बात अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, कार्बन स्केलेटन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। यहां जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी, फंक्शनल आइसोमेरिज्म की। तो हमारे पास में यहाँ पर जो C4H10O है उसकी हम बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अल्कोहल जो है वो ईथर्स के साथ में फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो ईथर क्या होते हैं, ईथर होते हैं आपके ROR, ये ROR जो है वो आपके ईथर्स होते हैं। अब यहाँ पर आप लिख दो कि भाई ROR है, तो ये आपका CH2O CH2 CH3,
अब देखो यहाँ पे कार्बन जो है वो 4 हो गए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 और 4। हाइड्रोजन्स की अगर हम बात करें तो देखो 3 और 2 5, 3 और 2 5, 10 और 1 ऑक्सीजन। तो ये चाहे अल्कोहल हो हमारे पास में या हमारे पास में ये ईथर हो, ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होंगे उन्हें हम बोलेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, ये ईथर ऐसे भी हो सकता है, ये ईथर ऐसे भी हो सकता है कि ये CH3 है, CH2 है, CH2 है, O CH3। तो ये इस तरीके से भी हो सकता है। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ इधर प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ दोनों तरफ जो है इथाइल इथाइल ग्रुप, फॉर्मूला दोनों का सेम है। ये भी एक टाइप का ईथर है। यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन अल्कोहल की है, यहाँ सेकंड पोजीशन भी ले सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पर पोजीशन नहीं दिखानी, हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है या नहीं। सो सभी को समझ में आ गया फंक्शनल आइसोमेरिज्म किसे बोलते हैं और कैसे शो होता है। ओके, तो ये आपके एक अब नेक्स्ट हमारा जो आइसोमेरिज्म है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म का ही, जिसे हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। हाँ, मेटामेरिज्म। अब मेटामेरिज्म जैसे आप हिंदी में बोलते हो मध्यावयवता, क्यों शिवानी, बोलते हो कि नहीं, है ना? तो हाँ, तो हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई भी कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन एल्काइल ग्रुप जो है वो डिफरेंट हो, डिफरेंट, तो वो मेटामेरिज्म हो जाती है। जैसे मेटामेरिज्म कैसी होगी कि जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, ये देखो ये जो कंपाउंड है आपका ईथर, ये जो ईथर कंपाउंड है ना, ये वाला, और ये जो कंपाउंड है ये वाला, ये दोनों जो हैं ये C4H10O है। लेकिन यहां आप देखोगे कि कार्बन का स्केलेटन क्या है, ये CH2 इससे जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर आप देखोगे कि ईथर में यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है और एक तरफ प्रोपाइल ग्रुप है ना, और यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, इथाइल इथाइल ग्रुप। का स्केलेटन दोनों ईथरिक ग्रुप, जो हमारा ये जो ईथरिक ग्रुप होता है, ये हमारा ये जो हमारा ईथरिक ग्रुप होता है, ये R और ये R दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है, बाकी है हमारा वो ईथरिक। तो कार्बन के स्केलेटन में अगर हम यहाँ पर करते हैं तो इस टाइप के आइसोमर को हम बोलते हैं मध्यावयवता। क्या बोलते हैं, इसी तरह से आप यहाँ पर उसमें भी देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे मैं इसका एक दूसरा एग्जांपल लूं, इसको मिटा देते हैं, अभी इसको यहाँ पर मिटा देते हैं, और यहाँ पर हम यहाँ एक बात करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया CH3 CH2, आपका क्या है, कीटोन है, पेंटेनॉन, ये पेंटेनॉन। इसमें आप देखो यहाँ पर इथाइल ग्रुप और ये इथाइल ग्रुप, लेकिन अगर ये जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप की पोजीशन आप यहाँ चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपने ये लिया, एक साइड प्रोपेन एक साइड मिथाइल, सर। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पर आपका प्रोपाइल ग्रुप है और यहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप है, और ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है ये इनके बीच में डिफरेंट, यहाँ पर इन दो इथाइल के बीच में और यहाँ पर प्रोपाइल और मिथाइल के बीच में, ये दोनों जो कंपाउंड है ये क्या शो कर रहे हैं, मेटामेरिज्म या मध्यावयवता। हाँ, मेटामेरिज्म या मध्यावयवता शो। सभी को आ रहा है? यस सर। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। तो आगे बढ़ते हैं हम। एक और हमारे पास में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म होते हैं, और वो है आपकी टॉटोमेरिज्म, ठीक है। अब टॉटोमेरिज्म को हम कीटोइनॉल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं वैसे, है ना, तो उस पर हम अभी बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो वो कंपाउंड्स जिसमें इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की जो पोजीशन है उसमें डिफरेंस अगर है, स्केलेटन सेम रहेगा। जैसे कार्बन, अगर 4 कार्बन की चेन है तो 4 कार्बन की चेन ही रहेगी, 5 की रहेगी, 3 है 3 की रहेगी। कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है उससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है,
हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कीटोन, इनॉल, जो भी जुड़ा हुआ है वो सब सेम रहेगा, स्केलेटन सेम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इन दो चीजों की जो पोजीशन है वो बदल जाती है, और इन दोनों चीजों की जब पोजीशन बदल जाएगी तो वो टॉटोमेरिज्म शो करने लगेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर आप एक कंपाउंड को देखो, यहाँ एक कंपाउंड आपको दिख रहा है, yes sir, अब ये जो कंपाउंड है आपका, ये है आपका CH3CH2NO2, ठीक है। अब C2H5NO2 अगर हम इसको यहाँ पर देखें, ये हम इसको कर देते हैं बंद, और यहाँ पर देखते हैं कि तो ये यहाँ पर शो कर रहा है आपका C2H5NO2, ठीक है। अब इसको अगर हम स्ट्रक्चर को अगर हम ओपन करके लिखें तो ये देखो CH3, यहाँ पर इसको यहाँ इस तरीके से ओपन करके लिख सकते हैं, और ये जो नाइट्रो ग्रुप आपका जुड़ा हुआ है इसको भी हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम माइनस का साइन और यहाँ पर प्लस का साइन यहाँ पर हमने लगा दिया है। तो अब स्केलेटन सेम है, अब स्केलेटन सेम में हम इसका दूसरा स्केलेटन लिखेंगे, तो दूसरा स्केलेटन हो जाएगा आपका CH3C, नाइट्रोजन, ये आपका ऑक्सीजन, ये आपका ऑक्सीजन, ये आपका नेगेटिव साइन और ये आपका पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो स्केलेटन दोनों का सेम है, मैंने अभी आपको लिखा, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पोजीशन ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन विल बी चेंज्ड। ये जो प्रोटॉन है और इस बॉन्ड को बनाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी पोजीशन में चेंज हम यहाँ पर करते हैं। तो देखो कैसे होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर अपनी दे देगा, ये जो है वो इस तरीके से, ये जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, और जब इस तरीके से इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से हट गया, जो ऑक्सीजन था इसके पास में क्या आ गया, नेगेटिव साइन, और ये नेगेटिव साइन पर ये जो H+ है वो आके जुड़ जाएगा, तो ये यहाँ पर आके जुड़ गया, और ये जो डबल बॉन्ड था ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। क्यों, अब इसको सिंगल बॉन्ड, अगर तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो देखो जो स्केलेटन है वो यहाँ सेम रहा, लेकिन प्रोटॉन की स्थिति और इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति वो क्या बदल गई, चेंज हो गई। मेरी बात समझ में आई सभी को? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाती है, बाकी स्केलेटन सेम रहता है, और इस टाइप के आइसोमेरिज्म को आप क्या बोलते हो, टॉटोमेरिज्म बोलते हो। और इसकी खास चीज और है कि ये जो आइसोमेरिज्म है ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करके रखती है। इक्विलिब्रियम आपको समझते हो कि जितना इधर ये बन रहा है उतना है वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एक टाइप का इक्विलिब्रियम जो है वो शो करता है, और यहाँ पे भी आप देख रहे होगे ये डायनामिक इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसके और एग्जांपल्स की हम बात करें तो एसिटो एसिटिक एस्टर जो है वो भी ये कीटोइनॉल आइसोमेरिज्म या जो टॉटोमेरिज्म है उसको यहाँ पर शो करता है। सर। कीटोइनॉल इसलिए बोल रहे हैं इसको क्योंकि इसमें कीटोनिक ग्रुप और इनॉल ग्रुप, इनॉल का मतलब इन का मतलब है डबल बॉन्ड और ऑल का मतलब है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब एक जो फॉर्म है उसमें तो हमारा कीटो रहेगा और दूसरी फॉर्म में हमारा इनॉल रहेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारा है कीटो फॉर्म, ये देखो यहाँ पे कीटो ग्रुप है या नहीं, ये जो कीटो ग्रुप है ना ये देखो यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये क्या है, ये कीटो ग्रुप है, ठीक है। और ये क्या करेगा यहाँ पर ये जो कार्बन, ये जो आपका हाइड्रोजन दिख रहा है, ये वाले जो दो हाइड्रोजन्स हैं, इन दो हाइड्रोजन्स में से एक हाइड्रोजन इस तरीके से डबल बॉन्ड बना लेगा और ये डबल बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा, और ये जो H+ निकला है वो यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। तो आप यहाँ देखो ये H+ साइन जो था निकल करके वो यहाँ OH पे जुड़ गया, है ना।
और यहाँ पर CH2 की जगह CH रह गया। ये जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड जो था यहाँ पे वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, है ना। अब ये इनॉल हो गया। इनॉल इसलिए है क्योंकि एक तो है ये ईन, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, एल्कीन्स होते हैं ना, तो ईन, और ऑल का मतलब है एल्कोहल, तो ये आपका है एल्कोहल, इनॉल। तो ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म या टॉटोमेरिज्म भी हम इसको बोल देते हैं। तो ये एसिटो एसिटिक ईस्टर जो है वो शो करता है और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में ये भी रहता है। ठीक है, तो टॉटोमेरिज्म समझ में आ गई आप सब लोगों को? यस सर। ओके, आगे चलें। यस सर। यस सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे